सुरांश जी, इकोनॉमी बजट में थोड़ी देर में आता हूं उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले ये जो खेला होवे आपके पीछे लिखा हुआ है, ममता जी का पिछले चुनाव में नारा था। इस साल जितने इलेक्शन मैंने आपको बताया, सबसे क्रूशियल बंगाल का इलेक्शन है। मुझे बीएल संतोष जी की संगठन महामंत्री आपके जो उनकी बात याद आ रही है। अभी 1-2 महीने पहले उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि यह हमारे लिए कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो हम 20वां राज्य जीत गए, 21वां राज्य जीत गए। ये गिनती का चुनाव नहीं है, ये सिविलाइजेशनल बैटल है। उन्होंने कहा भारत माता को बचाने की लड़ाई है। अब मुझे बताइए, ये खेला होबे जो है, इस बार ममता जी के खेल से आप कैसे पार पाएंगे? नहीं, ये जो खेल है इस समय जो पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत खतरनाक खेल है। आपने देखा सर, अभी कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर जो फेंसिंग होनी थी, उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि आवंटन में समस्या उत्पन्न कर रखी थी। 9 जिले ऐसे थे, सिर्फ उन्हीं में फेंसिंग नहीं हो पाई, बाकी त्रिपुरा से लेके आसाम से लेके सब जगह पर फेंसिंग हो गई। तो कड़ा आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि 31 मार्च 2026 तक वो सारी प्रक्रिया पूरी करके दे। इससे बहुत साफ है कि सीमा को खुला रखकर पश्चिम बंगाल की सीमा के उस पार बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी का खेल चल रहा है, उन्हीं कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ के दम के ऊपर भारत के अंदर चुनाव जीतने के लिए अगर देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों दांव पे लग जाएं तो भी इन लोगों को गुरेज नहीं है। मतलब एक शब्दों में कहूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार और इन जनरल सारे इंडी गठबंधन के दल घुसपैठिया परस्त हैं, इसलिए उनकी सरकारों में राष्ट्र की सुरक्षा संकटग्रस्त है। तो इस घुसपैठिया परस्त सरकार से राष्ट्र की सुरक्षा को संकटग्रस्त से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है। और सिविलाइजेशन की जहां तक बात कहें तो जो आपने कहा कि बीएल संतोष जी ने कहा था, एक पश्चिम बंगाल का वो सिविलाइजेशन है जिसके प्रतीक हैं श्री अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जो एक विराट हिंदुत्व के विचार के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ वो विचार है जिसके प्रतीक 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाने वाला शाहिद हुसैन सोहरावर्दी और आज जो जमाते इस्लामी में हो रहा है। जी, तो मुझे लगता है इन दो विचारों के बीच में यह चुनाव है। इसलिए यह बंगाल की पहचान, बंगाल की अस्मिता और भारत की सुरक्षा के बीच का चुनाव है। अच्छा, ये सारी बातें जो आपने कही वो आपकी पार्टी जो है पिछले कुछ चुनावों से लगातार वहां पर कह रही है। अब सारे विशेषज्ञ इस बात पर आम राय पर हैं कि आप वहां प्रमुख विपक्ष हैं, कांग्रेस लेफ्ट खत्म हो गई है, बाइपोलर इलेक्शन है आपके और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और अंतिम लड़ाई जो है, जो निर्णायक होगी वो ये कि आप और वो कितना वोट डलवा पाएंगे बूथ पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, किसकी जमीन पर कितनी ताकत है, उसका चुनाव होगा। और दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कितना होता है, क्योंकि ये बात सही है कि जैसी पोस्ट पोल वायलेंस हुई बंगाल के अंदर, ऐसा हमें और राज्यों के अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर मैं वोट की बात पे आता हूं। सुनाम जी, डेटा जो है वो ये प्रूव करता है कि आपकी वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको एक टिपिंग पॉइंट के आगे ले जाना, क्या इस चुनाव में आप वहां पहुंच गए? क्योंकि अमित शाह जी ने वहां पर जाकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उन्होंने कहा 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये ग्राफ उस तरफ बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है। मैं 2016 से शुरू करता हूं। आपको मिला 10% वोट, 3 सीट। 2021 के चुनाव में आप प्रमुख विपक्ष बन गए, 38% वोट मिल गया आपको, 77 सीट मिल गई। तब भी टीएमसी से 10% वोट का फासला आपका है विधानसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव 2024 जो इस बीच में हुआ है, उसमें आपको मिला 39% वोट, उनको मिला 46% वोट, यहां 7% वोट का, मतलब जो नियरेस्ट इलेक्शन थे उसमें भी 7% वोट का अंतर है, जो मोदी जी का इलेक्शन था। ये गैप कैसे भरेंगे? 7% वोट का अंतर यह हुआ कि 4% वोट सिर्फ उधर का इधर आना है और उसके बाद सब कुछ बदल जाना है। और एक और बात समझिए, 2021 के चुनाव में 3-4 चीजें पश्चिम बंगाल में बहुत ध्यान रखने योग्य थी। पहली बात, मैं अगर आपसे पूछूं कि केवल आज से 14-15 साल पहले चाइना के बाहर अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी कम्युनिस्ट रूल में थी, लाल झंडे के नीचे, तो वो कौन था? पश्चिम बंगाल, जहां आज कम्युनिस्ट 0 हो गए।